नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मारियोपोल में बूचा से भी बड़े नरसंहार का दावा। सैटेलाइट तस्वीरों में कतार में 200 से भी ज्यादा कब्र। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2483 नए मामले दर्ज। कल की तुलना में 2.2% की कमी। यूपी में बिजली आपूर्ति व्यवस्था से सीएम योगी नाराज। बोले निर्धारित रोस्टर के हिसाब से सभी इलाकों में दे बिजली। राम जानकी मंदिर और सुन्नी जामा मस्जिद में बंद हुआ लाउड स्पीकर। शांति समिति की बैठक में हुआ फैसला। और नाराजगी के बीच भतीजे अखिलेश पर चाचा शिवपाल का बड़ा हमला। कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। यूक्रेन की ओर से लगातार मारियोपोल में फंसे लाखों लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालने की अपील की जा रही है और इन सबके बीच कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें फिर से सामने आई हैं। ये तस्वीरें सैटेलाइट से ली गई हैं और मारियोपोल की हैं। इनमें कतार में कब्र खोदी गई है और लोगों को उसमें या तो दफना दिया गया है या दफनाने की तैयारी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में यहां 200 से अधिक कब्र होने का दावा किया गया है। यूक्रेन के मीडिया हाउस ने यह तस्वीरें जारी करते हुए कहा कि मारियोपोल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्टार्नी किम गांव में यह सामूहिक कब्र बनी है। इन कब्रों में बेगुनाह लोगों को मारकर रूसी सैनिक दफना रहे हैं। आपको बता दें कि मारियोपोल के मेयर ने कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के इस दक्षिणी शहर को पूरी तरह से खाली कराने की अपील की थी। तब उन्होंने बताया था कि किस तरह से रूसी सैनिक आम लोगों के साथ बर्बरता कर रहे हैं। देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले कुछ दिनों से संक्रमित मामले भी बढ़ रहे हैं। इन मामलों ने एक बार फिर प्रशासन से लेकर लोगों तक की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2483 नए मामले सामने आए। हालांकि ये मामले कल की तुलना में कम है। कल यानी कि सोमवार को दर्ज किए गए रिपोर्ट में 2541 नए मामले सामने आए थे। आज के केसेस कल की तुलना में 2.2% कम है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1970 नए मरीज ठीक भी हुए। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 15,636 हो चुकी है, जबकि इस अवधि के दौरान 1,399 लोगों की मौत भी इस वायरस से हुई है। नए आंकड़ों के साथ ही देश में अब तक इस वायरस से मरने वालों की कुल मौत का आंकड़ा जो है 5,23,622 पर पहुंच गया है। भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं गर्मी की वजह से यूपी में बिजली की डिमांड भी काफी बढ़ गई है, लेकिन प्रदेश के कई इलाकों में निर्धारित रोस्टर के हिसाब से लोगों को बिजली मुहैया नहीं कराई जा रही है। इस वजह से लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। वहीं जब ये शिकायतें योगी सरकार तक पहुंची तो सीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। दरअसल यूपी के कई क्षेत्रों से निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से बिजली आपूर्ति न होने की शिकायतें लगातार आ रही थी। योगी सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए ऊर्जा विभाग और पावर कॉर्पोरेशन को निर्देश दिए हैं कि सभी क्षेत्रों में तय रोस्टर के अनुसार बिजली दी जाए। सीएम योगी ने कहा कि जो भी व्यवस्था करनी हो करें, शेड्यूल से बिजली लेकिन दी जाए। ये आदेश सीएम योगी ने सोमवार शाम ऊर्जा विभाग पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में दिए। बैठक के दौरान गर्मी की वजह से उत्पन्न हुए हालात की समीक्षा की गई। मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने पावर कॉर्पोरेशन को सख्त लहजे में कहा कि बिजली आपूर्ति में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक और पूरे देश में लाउड स्पीकर और अजान विवाद को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां राम जानकी मंदिर और सुन्नी जामा मस्जिद ने मिलकर धार्मिक सौहार्द बनाए रखने का बड़ा उदाहरण पेश किया है। दोनों जगहों पर लाउड स्पीकर बंद करने का फैसला किया गया। अयोध्या के राम जानकी मंदिर और सुन्नी जामा मस्जिद ने लाउड स्पीकर विवाद के एक अहम फैसला उसको देखते हुए लिया है। अयोध्या के एसडीएम सान्या छाबड़ा ने बताया कि राम जानकी मंदिर और सुन्नी जामा मस्जिद दोनों ही शहर के गांधी चौक मोहल्ले में स्थित है। दोनों एक दूसरे से चंद मीटर की दूरी पर हैं और ऐसे में दोनों जगहों पर लाउड स्पीकर बंद करने को लेकर फैसला किया गया। यह फैसला शांति समिति की बैठक के बाद हुआ है। एसडीएम ने बताया कि दोनों ने लाउड स्पीकर हटाने का फैसला किया। आपको बता दें कि पूरे देश में लाउड स्पीकर और अजान विवाद के बीच सीएम योगी ने राज्य में सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने निर्देश दिया था कि शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के ना निकाला जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अपने भतीजे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से काफी नाराज चल रहे हैं। चाचा भतीजे की नाराजगी अब जग जाहिर हो चुकी है। दरअसल शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी में लगातार उनकी उपेक्षा हो रही है। शिवपाल यह भी कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश सबको साथ लेकर चलते तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आसानी से सत्ता से हटाया जा सकता था, लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि। शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से अपनी नाराजगी के कारण भी बताए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी और फिर सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। सपा 111 विधायकों में से एक होने के बाद भी उन्हें सपा विधानमंडल दल की बैठक में नहीं बुलाया गया। वहीं अखिलेश ने जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने गठबंधन के दलों के साथ बैठक में बुलाने की बात कह दी। शिवपाल यादव ने कहा कि उनका सपा के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है, उन्होंने सिर्फ सपा में शामिल होकर चुनाव लड़ा था। शिवपाल ने तर्ज कसते हुए कहा कि अगर अखिलेश उन्हें गठबंधन में मानते तो फिर चुनाव पहले हुई गठबंधनों की बैठकों में क्यों नहीं बुलाया गया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मारियोपोल में बूचा से भी बड़े नरसंहार का दावा, सैटेलाइट तस्वीरों में कतार में 200 से भी ज्यादा कब्र। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2483 नए मामले दर्ज, कल की तुलना में 2.2% की कमी। यूपी में बिजली आपूर्ति व्यवस्था से सीएम योगी नाराज, बोले निर्धारित रोस्टर के हिसाब से सभी इलाकों में दे बिजली। राम जानकी मंदिर और सुन्नी जामा मस्जिद में बंद हुआ लाउड स्पीकर, शांति समिति की बैठक में हुआ फैसला। और नाराजगी के बीच भतीजे अखिलेश पर चाचा शिवपाल का बड़ा हमला, कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस TNT बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा और सोनू की किस्मत पर आज फैसला होने वाला है। सोनू पर आरोप तय करने को लेकर आज जिला अदालत में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया था। साथ ही एक हफ्ते के भीतर आशीष मिश्रा को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश सुनाया गया था, जिसके बाद मुख्य आरोपी सोनू ने डेडलाइन के खत्म होने से ठीक एक दिन पहले यानी कि रविवार को ही मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव के पास ये घटना घटी थी, जब एक थार गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया था और आरोप है कि वो गाड़ी आशीष मिश्रा की ही थी। पिछले साल अक्टूबर में किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने की घटना हुई थी। इसमें केंद्रीय मंत्री के पुत्र और हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के साथ उनको जेल भेज दिया गया था। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है फरवरी 2020 में जमानत दी थी, जिसको लेकर तमाम सवाल भी उठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की बेल रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा था कि पीड़ितों को हर स्तर पर सुनवाई का अधिकार है। इस केस में पीड़िता को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। हाई कोर्ट ने कई अप्रासंगिक तत्वों और अनदेखे उदाहरणों को ध्यान में रखकर फैसला दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि एक हफ्ते में आशीष मिश्रा सरेंडर करें। कई दिनों से जारी ट्विटर की बिक्री की चर्चाओं पर सोमवार को आखिरकार विराम लग गया। यह माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स का हो गया है। जी हां, एलन मस्क ने 44 अरब यानी कि 3,37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा में इसको खरीद लिया है। इस डील के बाद अब बोर्ड में बदलाव की अटकलें भी तेज हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर के वर्तमान सीईओ पराग अग्रवाल की अगर छुट्टी की जाती है तो कंपनी को उन्हें भारी भरकम रकम देनी होगी। रिसर्च फर्म के अनुसार ट्विटर इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग अग्रवाल की सोशल मीडिया कंपनी में शीर्ष स्तर पर नियंत्रण में बदलाव होने के 12 महीनों के अंदर अगर छुट्टी होती है तो उनको करीब $42 मिलियन यानी कि 3.2 अरब रुपए मिलेंगे।
पराग अग्रवाल कंपनी में पहले चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे। इसके बाद पिछले साल नवंबर माह में उन्हें कंपनी का सीईओ बनाया गया था। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग अभी भी जारी है। इस बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें हनुमान चालीसा पढ़ने से जो है कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती किसी के घर पर घुसकर चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने घर में पढ़िए, क्या सार्वजनिक स्थानों पर पढ़ना उचित है? देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए। कल मुंबई हाई कोर्ट ने भी इस मामले में अपना मत रखा गया। हनुमान चालीसा आप जरूर पढ़िए, उन्होंने कहा, अपने घर में और मंदिर में जाकर पढ़िए। दूसरे के घर में जाकर अगर आप हनुमान चालीसा के नाम पर माहौल खराब करेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान करने के मामले में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा की जमानत अर्जी पर आज मुंबई की निचली अदालत में सुनवाई भी होगी। पंजाब सरकार पंचायत की जमीनों पर कब्जों की जांच जो है अब कराई जाएगी। साथ ही 5000 एकड़ पंचायती जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मुहिम भी छेड़ी जाएगी। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की एक अहम बैठक में विभागीय मंत्री कुलदीप धालीवाल ने यह फैसला लिया। कब्जा मुक्त होने वाली पंचायत भूमि की सरकार की नीलामी कराएगी और इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रहे, इसके लिए वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। मोहाली स्थित विकास भवन में अतिरिक्त उपायुक्तों और जिला विकास और पंचायत अधिकारियों की एक बैठक में कब्जा मुक्त विशेष योजना के तहत पहले चरण में 31 मई 2022 तक एक महीने के भीतर 5000 एकड़ पंचायत भूमि से अतिक्रमण हटाने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय मंत्री ने कुछ पंचायत भूमि के वार्षिक नीलामी दरों में भारी गिरावट का पता लगाने के लिए जांच के निर्देश भी दिए और कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मारियोपोल में बूचा से भी बड़े नरसंहार का दावा। सैटेलाइट तस्वीरों में कतार में 200 से भी ज्यादा कब्र। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2483 नए मामले दर्ज, कल की तुलना में 2.2% की कमी। यूपी में बिजली आपूर्ति व्यवस्था से सीएम योगी नाराज, बोले निर्धारित रोस्टर के हिसाब से सभी इलाकों में दे बिजली। राम जानकी मंदिर और सुन्नी जामा मस्जिद में बंद हुआ लाउड स्पीकर, शांति समिति की बैठक में हुआ फैसला। और नाराजगी के बीच भतीजे अखिलेश पर चाचा शिवपाल का बड़ा हमला, कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे शहबाज शरीफ ने जिस काम में सबसे ज्यादा तेजी दिखाई है वो है भाई नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता तय करना। उन्होंने कुर्सी संभालने के बाद ही इस बात की घोषणा की थी कि अब पूर्व पीएम नवाज शरीफ के पाकिस्तान लौटने का रास्ता साफ हो गया है। पाकिस्तान सरकार ने उनके ब्रिटेन से वापस लौटने के लिए पासपोर्ट जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज के पासपोर्ट की अवधि पिछले साल ही खत्म हो गई थी, लेकिन इमरान खान सरकार ने उसे अपडेट नहीं किया था। इसी वजह से नवाज शरीफ लंदन में ही रह रहे थे। अब जबकि उनके छोटे भाई सत्ता पे काबिज हैं, तो उन्होंने सबसे पहले इसी काम को अंजाम दिया है। उन्होंने नवाज शरीफ के लिए जो पासपोर्ट जारी किया है वो साधारण है और तत्काल कैटेगरी का है। इस पासपोर्ट को जारी करने की तिथि 23 अप्रैल 2022 है और यह 10 साल के लिए मान्य रहेगा। पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके 72 साल के नवाज शरीफ पर इमरान खान सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कई मामलों में जांच शुरू कराई थी। इसके बाद वह 2019 में लाहौर हाई कोर्ट से अनुमति लेकर इलाज कराने के लिए लंदन चले गए थे। इसके बाद उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया गया और वह लंदन में ही रहने को मजबूर हुए थे।
बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार में एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि इफ्तार पार्टी में पार्टी कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप लगने के बाद से तेज प्रताप ने एक कदम उठाया है। पटना में कुछ दिन पहले हुई चर्चित इफ्तार पार्टी के बाद बिहार में आरजेडी सरकार की वापसी की भविष्यवाणी करने के वाले तेज प्रताप यादव अब अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। पटना में आरजेडी की इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। उस दौरान बिहार की सियासत में उलटफेर होने की भी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब पार्टी प्रमुख के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस कदर खफा है कि उन्होंने आरजेडी छोड़ने तक की धमकी दे डाली है। बताया जा रहा है कि आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव पर मारपीट का आरोप लगने के बाद उन्होंने ये चाल चली है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम कर रहा हूं। सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान जरूर दिया जाएगा। जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले मामले में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा की जमानत अर्जी पर आज मुंबई की सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों के खिलाफ राजद्रोह की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। उसके वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया कि दंपति ने बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष लंबित अपनी जमानत याचिका वापस लेने का फैसला किया है, जिससे उन्हें गिरफ्तारी के एक दिन बाद रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हुए अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की एक याचिका भी दायर की थी। राणा दंपति को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लेकर विवाद के बाद शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। राणा दंपति पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ साथ बॉम्बे पुलिस ने एक्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। सबसे बड़ी धारा 124A यानी कि राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है। गुरुग्राम स्थित मानेसर के सेक्टर 6 में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब 30-35 एकड़ में फैले स्क्रैप के ढेर में आग लग गई और इस हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। यह आग उस वक्त लगी जब दिल्ली एनसीआर में बीती रात आंधी चलनी शुरू हुई थी। इसी के चलते देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और सुबह 9:30 बजे के बाद भी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दमकल विभाग के अनुसार इस हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों के शव अब तक बरामद किए गए हैं और विभाग की ओर से सर्चिंग अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि पूरे हरियाणा प्रदेश की दमकल की गाड़ियां यहां आग बुझाने के लिए पहुंची और इसके साथ ही दिल्ली से सटे दमकल केंद्रों की भी गाड़ियां मौके पर पहुंची। जिस जमीन पर स्क्रैप का ढेर था वह जमीन ककरोला गांव के किसान व HSIDC की बताई जा रही है। यह स्थित झुग्गियों से किराया वसूलने वालों की तलाश भी जारी है। दरअसल तेज आंधी की वजह से यहाँ स्थित झुग्गियों को भी आग लग गई और इसकी वजह से यह हादसा हो गया। यूक्रेन में जंग छिड़े 2 माह से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन यह थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान से दुनिया फिर चौंक गई है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ बातचीत जारी रहेगी, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध का असल खतरा कायम है। उन्होंने यह बात अमेरिका द्वारा यूक्रेन हथियारों की खेप भेजने के वादे के मद्देनजर चेताते हुए कही। लावरोव ने शांति वार्ता की यूक्रेन के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा कि सद्भावना की अपनी सीमाएं होती हैं, परस्पर गुडविल नहीं। यहाँ तो बातचीत की प्रक्रिया में मदद नहीं करती है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि हम यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा नियुक्त टीम के साथ बातचीत करते रहेंगे और जल्द ही किसी एक अच्छे निर्णय पर पहुंचेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मारियोपोल में बूचा से भी बड़े नरसंहार का दावा। सैटेलाइट तस्वीरों में कतार में 200 से भी ज्यादा कब्र। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2483 नए मामले दर्ज, कल की तुलना में 2.2% की कमी। यूपी में बिजली आपूर्ति व्यवस्था से सीएम योगी नाराज, बोले निर्धारित रोस्टर के हिसाब से सभी इलाकों में दे बिजली। राम जानकी मंदिर और सुन्नी जामा मस्जिद में बंद हुआ लाउड स्पीकर, शांति समिति की बैठक में हुआ फैसला। और नाराजगी के बीच भतीजे अखिलेश पर चाचा शिवपाल का बड़ा हमला, कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि।